श्रीमान प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल से आग्रह करता हूं कि वे अपना मंतव्य करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री भाई साहब, मुख्य अतिथि सत्यानंद जी कुमावत, जिनके पास अभी राजस्थान सह संयोजक प्रज्ञा प्रवाह का दायित्व है, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते उपस्थित है। कार्यक्रम के सचिव कमल प्रकाश जी, संघ के पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मीगण, ब्लॉगर्स, मेरे सामने विराजमान प्रज्ञा और अनुभव में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर जन और आप सब मित्रों, मुझे आदेश मिला है कि मैं पत्रकारिता कल, आज और कल विषय पर अपनी बात कहूं। जब मुझे सुनील जी भाई साहब ने ये वक्तव्य का विषय दिया तो मुझे लगा था कि बड़ा सरल प्रतीत होता है, लेकिन बाद में थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया तो लगा कि वो जो विषय देते हैं वो इतने समीचीन, सटीक, गहन और गांभीर्य लिए हुए होते हैं कि उनके बारे में और उनका व्याप इतना व्यापक होता है कि आप उनका वर्णन अगर घंटों तक करते हैं तो भी कम पड़ता है। प्रयास करता हूं, मूलतः जो विषय दिया गया है उसकी भावना ये है कि मैं इस बात के बारे में कहूं, what happened in the past in the field of journalism, number 1. Number 2, what is happening now and what shall be the form of journalism in the forthcoming time or in the time to come. और इन्हीं तीन विषयों पर अपनी बात कहूंगा, विषयांतर नहीं हो ये भी ध्यान रखूंगा, और दूसरा समय की जो सीमा है उसके दृष्टिगत अपनी बात को समय में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म कहा गया और इसलिए शब्द को साधना के रूप में माना गया। इतना ही नहीं, आगे जाकर के शब्द ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म की कल्पना भी की गई और कल्पना नहीं, उसको क्रियान्वित भी किया गया। शब्द ब्रह्म साधना का प्रतीक बना और इसलिए भारत में जब पत्रकारिता होती है तो पत्रकार उस शब्द की साधना करता है। जब हम नाद ब्रह्म कहते हैं, जब दोनों चीजें पत्रकार व्यक्त करता है तो दोनों उसमें समाहित हो जाती हैं और इसलिए पत्रकारिता एक जीवंत स्पंदन बन जाता है। और जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, यह भारत के लिए ही अद्भुत चीज है, यानी कि यह चीज ऐसी है जो केवल और केवल भारत में पाई जाती है। भारत में भी कुछ विचार ऐसे कालांतर में पैदा हुए, मार्क्सवाद की चर्चा की गई, कम्युनिज्म की चर्चा की गई, ऐसे विचार जिनके कारण उलट फेर हुए, उलट पलट हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारी प्रज्ञा ने उन सब को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अगर आप भारतीय प्रज्ञा की बात करेंगे, भारतीय पत्रकारिता की बात करेंगे, तो पाएंगे कि भारतीय पत्रकारिता के मूलतः 3 आधार स्तंभ रहे और मैं अगर उनको सिविलाइजेशनल वैल्यूज कहूं तो वो बहुत सटीक और सत्य होगा। और ये पत्रकारिता के आधार थे धर्म, और धर्म का मतलब किसी पंथ से नहीं था, धर्म का मतलब राइटसनेस से था। दूसरा आधार था लोकहित, पब्लिक वेलफेयर, और तीसरा आधार था सत्य। और इन्हीं तीनों पैरामीटर्स पर भारत का पत्रकार साधना करता रहा है। और जब मैं भारत का पत्रकार कहता हूं तो ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में समाये रखता हूं कि भारत का पत्रकार वह पत्रकार है जो भारतीयता की होश को जीता है।
इसलिए भारतीय पत्रकारिता साधना की पत्रकारिता है। इतना ही नहीं, जब हम भारतीय पत्रकारिता के विभिन्न रूपों को देखते हैं तो जिस लाइव टेलीकास्ट की बात आज हम करते हैं वो लाइव टेलीकास्ट हमारे महाभारत में विद्यमान था। जब संजय धृतराष्ट्र को महाभारत की कथा सुनाते हैं तो वो क्या रूप था, उसको हमने इग्नोर किया और इन सब चीजों को मिथोलॉजिकल कह करके we decided to keep them aside. We decided to forget everything that belonged to us and decided to adopt everything that came from them. Not only came from them, but that belonged to perverted psychology and in a way the so-called philosophy also. और इसलिए कालांतर में ये प्रवृत्ति, पत्रकारिता की प्रवृत्ति कुछ पत्रकारों के द्वारा इसका एक विकृत रूप ग्रहण कर लिया गया। उस पर आगे चर्चा करूंगा। लेकिन पत्रकारिता के महत्व को भारत में एक सूचना आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं माना गया। भारत में कहा गया कि पत्रकारिता संचार का माध्यम भी है और संवाद का माध्यम भी है। पत्रकारिता का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य है और इसलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ में वो जाते हैं, महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख आता है तो उन्हें सलाह देते हैं कि आपके कम्युनिकेशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र का कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने सभी व्यक्तियों को, अपने सभी समाजों को संगठित रख पाता है और इस तरह से राष्ट्र की उन्नति लगातार चलती रहती है। यह वह सेतु है जो पब्लिक और पॉलिटी के मध्य एक लिंक का काम करता है और अगर यह सेतु खत्म हो जाता है तो वो लिंक भी खत्म हो जाता है और पब्लिक और पॉलिटी का जो संबंध है वो भी निरंतर उसमें भी गिरावट दर्ज की जाती है। मित्रों, जब हम प्राचीन काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल की तरफ आते हैं। प्राचीन का मतलब वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि पत्रकारिता को उतना ही महत्व दिया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त को सलाह देते हुए कहते हैं कि आपके राज्य में गुप्तचरों का जाल होना चाहिए और वो गुप्तचर ऐसे गुप्तचर हों जो आपके मैसेज को जनता तक ले जाएं और जनता में जो कुछ घटित हो रहा है वो आप तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आप सुशासन की स्थापना नहीं कर पाएंगे। ये क्रम चलता रहा, बीच में कुछ आक्रांता आए, उन्होंने इस क्रम को तोड़ने का प्रयास किया और पत्रकारिता का स्वरूप विकृत होता गया। लेकिन इस दौरान भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। भक्ति आंदोलन और सूफी मत दोनों ने पत्रकारिता के उस भारतीय महत्व को प्रतिपादित करते हुए उस विचार को आगे बढ़ाया कि पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य का प्रचार करना होता है, पत्रकारिता का उद्देश्य लोकहित होता है, पत्रकारिता का उद्देश्य धर्म होता है। इसी आधार पर उन्होंने इन चीजों को चलाने का निर्णय किया। कालांतर में जब देश स्वतंत्र हुआ, आप सब जानते हैं पत्रकारों की जो भूमिका रही। सत्यनारायण जी भाई साहब अभी बता रहे थे कि किस तरह से पत्रकारिता, चाहे वह लोकमान्य तिलक की पत्रकारिता थी, चाहे वह लाला लाजपत राय की पत्रकारिता थी और यहाँ तक कि गांधी जी ने भी जब अपने तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन में अपने योगदान के लिए चर्चा की तो उन्होंने भी पत्रकारिता को ही अपना माध्यम बनाया और विभिन्न प्रकार के पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। मित्रों, इसके बाद जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कुछ वर्ष भारत में पत्रकारिता के संबंध में यो कहना चाहिए कि हम विकृत मानसिकता से ग्रस्त हुए और इसलिए पत्रकारिता के उन उसूलों को, उन सिद्धांतों को भुलाने का निश्चय किया जिन पर भारतीय पत्रकारिता चलती रही थी। और इसलिए जब हम वर्तमान की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वर्तमान की पत्रकारिता में सूचना का विस्फोट है, लेकिन सत्य के साथ संघर्ष की संभावना अनिवार्य रूप से, अवश्यंभावी रूप से बनी रहती है। फेक नैरेटिव और फेक न्यूज का जमाना है।
और जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो नैरेटिव विमर्श नहीं होता है। जब नैरेटिव की बात करते हैं तो ये आख्यान से शुरू होता है और ये आख्यान कालांतर में जाकर के विमर्श बन जाता है। एक के बाद एक नैरेटिव घटनाओं आख्यानों को जोड़ा जाता है और उससे एक डिस्कोर्स का निर्माण किया जाता है। हम ये तय करते हैं कि हमें एक डिस्कोर्स बनाना है, चाहे वो प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म का डिस्कोर्स हो, चाहे वो कम्युनलिज्म का डिस्कोर्स हो, और उस डिस्कोर्स को एक ऐसी दिशा देते हैं जिसका अपना कोई स्थान ही नहीं होता है। बड़े अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि हमारे में से भी कुछ ऐसे लोग, यानी कि जो भारत के पत्रकार हैं, वो भी उस तरह के विचारों से प्रभावित होकर ऐसा लिखते हैं। एक अखबार में अभी की बात बता रहा हूं, समाचार पत्र में बंगाल में चुनाव हुए और प्रकाशित किया ममता बनर्जी की हार के बाद कि धर्मनिरपेक्षता की अंतिम दीवार ढही। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे पत्रकार या हमारे मीडिया जन इस बात का विरोध भी नहीं करते। क्या हमें धर्मनिरपेक्षता का ऐसा आवरण स्वीकार्य है, या हम जो वो कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं? हम इतने कॉलोनाइज्ड हो गए हैं, या जो वो कहते हैं इतना पेशेंस होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पेशेंस किस काम का जो हमें हमारी विकृतता को हमारे सामने लेकर के आए और उसको स्वीकार्य बनाने की कोशिश करे। मित्रों, इस तरह के नैरेटिव डिस्कोर्स बनते जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता जिसका कोई स्थान भारतीय साहित्य में नहीं रहा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जैसी चीज कभी नहीं रही। सब चीजें धर्म सापेक्ष थी, और जब मैं धर्म सापेक्षता की बात करता हूं तो मैं आदर्शों की बात करता हूं। यहाँ पर यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता का अंतिम आदर्श ही स्वाहा हो गया। क्या हमें इस बात को स्वीकार करना अगर हमारे लिए संभव है तो उसका विरोध नहीं करें, लेकिन ये प्रतीत होता है कि ये नाजायज बात है, तो वो विरोध आना चाहिए, और वो विरोध आप जैसे हम जैसे पत्रकारों से ही आएगा। आज एक परंपरा चल पड़ी है। एक परंपरा ये है कि आदमी नैरेटिव से शुरू करता है, जैसा मैंने पहले कहा, डिस्कोर्स पर पहुंचता है, और वो डिस्कोर्स किस माध्यम से बनाया जाता है? विवादों के माध्यम से बनाया जाता है, विरोध के माध्यम से बनाया जाता है। एक ऐसा आख्यान निर्मित किया जाता है कि नीति तो बहुत अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन विफल रहा है। 80% सफलता को चित्रित नहीं करके 20% विफलता को चित्रित किया जाता है। इस तरह की पत्रकारिता आप पाएंगे। मैं समाचार पत्रों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप उस समाचार पत्रों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि इस तरह की पत्रकारिता होती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित पत्रकारिता। और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित पत्रकार अपना निष्कर्ष पहले ही निकाल लेते हैं, और 80% पत्रकारिता, यानी कि जो इनपुट 80% होता है, उस निष्कर्ष के आधार पर उसमें समाहित करते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं। हमारे यहाँ पर जहां से पहले मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था, किसी ने उस पर, एक रिसर्चर ने, शोधार्थी ने शोध किया, और उसके मैं आपको ये निष्कर्ष बता रहा हूं कि यहाँ का पत्रकार किस तरह से काम करता है। मैं सबके पत्रकारों की नहीं कहता, जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट किया, लेकिन आज भी कुछ समाचार पत्र, कुछ ब्लॉगर, कुछ यूट्यूबर इस बात का दुरुपयोग करते हैं और उन्हीं चीजों को देते हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचे। क्या उनका विरोध करना हमारा दायित्व नहीं है? अगर वो विरोध करना दायित्व नहीं है तो फिर हम राष्ट्रीयता का निर्माण कैसे कर पाएंगे? क्योंकि नकारात्मकता निराशा पैदा करती है, और जब एक राष्ट्र निराश हो जाता है तो उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। मित्रों, मैं समझता हूं ये हमको किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। संकट केंद्रित आख्यान का निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। आख्यानों को हम रोजाना पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। क्या यही हमारी उस महर्षि नारद के प्रति श्रद्धांजलि है कि हम इस तरह के आख्यानों को स्वीकार करें?
या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि इन आख्यानों का किसी न किसी रूप में जवाब दें, स्पष्टीकरण मांगे और ये कहें कि इस तरह के व्याख्यान किस तरह से दिए जाते हैं, कृपया स्पष्ट करें। मित्रों, इतना ही नहीं, अगर आप समाचार पत्रों की भाषा का विद्यार्थी होने के कारण जब समाचार पत्रों को देखता हूं तो लगता है कि भाषा का वेपनाइजेशन कर दिया गया है। एक उदाहरण देता हूं, नीति लागू की गई, ऐसा नहीं लिखते, नीति थोप दी गई। कार्रवाई हुई नहीं लिखते हैं, दमन किया गया। और हमने कुछ वोकैबुलरी उनकी अपना ली है और वो वोकैबुलरी भी उन्हीं की है। हर चीज को, आर्थिक शोषण को, कोई भी आर्थिक प्रोग्रेस की अगर हम तुलना करते हैं, आर्थिक प्रोग्रेशन की एक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसको आर्थिक शोषण के साथ एफिलिएट और एसोसिएट कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब हम विमर्श आगे बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक विमर्श की बात करते हैं, तो उसको फांसीवादी षड्यंत्र बताया जाता है। क्या इन शब्दों का भी इतना आसानी से प्रयोग किया जा सकता है? क्या कभी हमने सोचा है कि इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या हमारी सभ्यता में ये सब कुछ था? अगर था तो ठीक है, और नहीं था, जो मैं समझता हूं आप सब स्वीकार करेंगे कि हमारी सभ्यता में फांसीवाद का एक भी तत्व नहीं था, तो उसके लिए विरोध का स्वर सामने क्यों नहीं आता? और अगर जो बात विरोध में सामने भी आती है, तो हमारा पत्रकार या हमारी पत्रकारिता जन जन तक उसको ले जाने में विफल क्यों रहती है? ये हमारे लिए इस तरह के कार्यक्रमों में आत्ममंथन का विषय भी होना चाहिए। क्या हमें सत्य को, इन 3 सिद्धांतों की चर्चा मैंने की और जिसके आधार पर पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, अगर उन पर चीजों को चलाना है, तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि इन सब चीजों का हम विरोध करें, इस तरह के नैरेटिव को डिस्कोर्स में परिवर्तित नहीं होने दें? क्योंकि मित्रों, जब भी कोई चीज डिस्कोर्स में परिवर्तित हो जाती है, तो उस इतिहास का अंग बन जाती है और हर आदमी उसी तरह के डिस्कोर्सेस की विमर्श की बात करता है। नैरेटिव को नैरेटिव के स्तर पर ही किल किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सीए की चर्चा की गई, एनआरसी की चर्चा भी की गई। किस तरह के व्याख्यानों का, आख्यानों का निर्माण हुआ, आंदोलन चले और आंदोलनों को ये रूप दिया गया कि अब भारत एक धर्म सापेक्ष राज्य बनने वाला है। यानी कि जब वो धर्म सापेक्ष कर रहे थे तो पंथ सापेक्षता की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये हिंदू पत्रकारों पर या हिंदू इथोस पर इस तरह का आक्रमण होता है, तो हमारी पत्रकारिता उस वक्त इसका विरोध क्यों नहीं कर पाती है? इसको भी आज हमें सोचना पड़ेगा। मित्रों, इतना ही नहीं, जब भी कोई आंदोलन होता है, किसान आंदोलन को जिस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण हुआ, उसने भी इतिहास बनाया। एकांगी प्रस्तुतिकरण, बिना किसी पृष्ठभूमि के प्रस्तुतिकरण, सिर्फ राजनीति के कारण प्रस्तुतिकरण, क्या इस तरह की चीजों का हमें विरोध करने की आवश्यकता नहीं है? जब विश्वविद्यालयों के माहौल को देखते हैं, चाहे वो जेएनयू का माहौल हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी का माहौल हो या अन्य प्रोमिनेंट विश्वविद्यालयों का माहौल हो, कहा जाता है कि उनकी प्रतिरोध की महान परंपरा रही है। और मैं ये शब्द, उस पत्र का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, अंग्रेजी का पत्र है, उसका हिंदी अनुवाद मैंने आपके समक्ष बताया है। क्या इस तरह की पत्रकारिता में इस तरह के शब्दों का प्रयोग, प्रतिरोध की महान परंपरा, कहां से हमने इस तरह के शब्दों को या फ्रेजियोलॉजी को हमारे पत्रकारिता का आधार बनाया, मुझे समझ नहीं आता। प्रतिरोध की महान परंपरा जब बात करते हैं तो हमें हमारे शास्त्रों में जाना पड़ता है मित्रों, और जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो इस तरह का प्रतिरोध शास्त्रों में कभी नहीं रहा। जिनके लिए जेएनयू जैसे प्रतिरोध के जो संस्थान है, उसमें जिस तरह के प्रतिरोध होते रहे हैं, हालांकि उन प्रतिरोधों में अब कमी आई है। इन प्रतिरोधों ने तो राष्ट्रवाद की भावना को ही संशयात्मक प्रवृत्ति में डाल दिया है। कन्हैयालाल जैसे वीर होते हैं, मैं उनको तथाकथित वीर कहता हूं, जो कहते हैं कि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, राष्ट्र के लिए लड़ रहा हूं, इससे ज्यादा राष्ट्र विखंडन की कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है।
इन सब चीजों का एक सच्चे पत्रकार होने के नाते हम सबको विरोध करना होगा। समाज के सामने ऐसे विमर्श को ले जाना होगा जो समाज के निर्माण में सहायता करे, जो राष्ट्र के निर्माण में सहायता करे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम पत्रकारों की भूमिका पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें राजनीति के सामने घुटने टेकना चाहिए, राजनीति का भी विरोध करना चाहिए जो हम सब लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स सामने आया है तो उसकी सही इमेज जानी चाहिए समाज के सामने, वो क्यों नहीं जाती है। मित्रों, उदयपुर का रहने वाला हूं, इसलिए उदयपुर में अभी एक एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। एयरपोर्ट तो पहले ही से ही था। अब उसके बारे में एक अखबार में लिखा गया, कनेक्टिविटी की चर्चा नहीं की गई। ये नहीं बताया गया कि कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है और उससे उदयपुर की प्रोग्रेस में पंख लगेंगे, बल्कि ये कहा गया कि ये दोबारा एक ऐसी योजना का सृजन किया जा रहा है जिससे श्रमिकों का भी शोषण हो रहा है, क्योंकि उनको उनका जो देय चीज है वो नहीं मिल रही है। जब मैंने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये मनमाने ढंग से की हुई मन घड़त घटनाएं हैं जिनका कोई आधार नहीं है। हमारी व्यवस्था है कि हम चीजों का विरोध नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, आप सत्य को समाज के सामने ले जाएं, आप ये बताएं कि इससे खराब हुआ है, लेकिन साथ साथ ये बताना भी तो आपका दायित्व है कि इससे ये फायदा भी समाज को मिला है, ये फायदा भी राष्ट्र को मिला है। अगर वो हम बताने में सफल नहीं होते हैं तो पत्रकारिता एकांगी रह जाती है और पत्रकारिता समाज और राष्ट्र के संपूर्ण पक्ष को राष्ट्र के सामने, जनता के सामने ले जाने में विफल होती है। मित्रों, आने वाली पत्रकारिता का स्वरूप कैसा होगा, कुछ चर्चा हुई। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की बात हमें करनी होगी। जैसा कि सत्यनारायण जी कह रहे थे, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म है, उसे और स्ट्रॉन्ग करना होगा। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्रॉब्लम बताएं, हम सिर्फ किसी व्यक्ति को गालियां निकालें या एक एक्टिविटी के लिए सरकार की या राष्ट्र की गतिविधि की आलोचना करें। करिए, आलोचना करना आपका अधिकार है, पर आलोचना के साथ समाधान भी प्रस्तुत करें, और वो समाधान ऐसा हो जो सकारात्मक हो। ऐसा नहीं है कि समाधान ऐसा हो जो नकारात्मक हो और जो प्रगति और विकास में बाधक हो। जब हम कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की बात करते हैं तो मुझे ध्यान आता है कि हमें शब्दों का विभेद भी करना होगा। कुछ दिनों पहले एक पत्रकार से बात हो रही थी, मैंने इक्वलिटी शब्द का प्रयोग किया और इक्विटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा दोनों में क्या अंतर होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब पत्रकार की ये स्थिति है, जब हम समता और समानता में अंतर नहीं कर सकते हैं, तो उस पत्रकार को पत्रकार रहने का अधिकार नहीं है। इन शब्दों के विभेद को समझना होगा कि समता का क्या मतलब है और समानता का क्या मतलब है। हमें इस विभेद को भी समझना होगा कि आलोचना और समालोचना में क्या अंतर है। हमें इस विभेद को भी समझना होगा कि जब हम बात करते हैं स्वत्व की या किंगशिप की, तो किंगशिप का मतलब क्या होता है। इन सब विषयों पर बात करने से ही हम आगे सही रूप में चल पाएंगे। विफलता, हम हर वक्त विफलता की बात करते हैं, क्या हम ये बात नहीं कर सकते जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसमें भी सुधार की संभावना नजर आती है। हमें हमारी शब्दावली को सकारात्मक बनाना होगा। पीड़ित की जगह क्या हम संघर्षशील व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो कि ज्यादा उचित प्रतीत होता है। और नहीं प्रतीत होता है तो उसके लिए, जैसे आजकल ये शब्द बहुत प्रचलन में है, सनसनीखेज। सनसनीखेज लिखिए, लेकिन उसके साथ ये विभेद करना भी सीखिए कि संवेदनशील और सनसनीखेज में भी अंतर होता है। जब तक हमें इन शब्दों के विभेद करने का ज्ञान हमारे पास उपस्थित नहीं होगा, हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि जो मूल आधार पत्रकारिता का होता है वो भाषा होता है,
मित्रों, आज भविष्य की पत्रकारिता के संबंध में एक सबसे बड़ी चुनौती एआई भी है। और जब हम एआई की बात करता हूं तो एआई के साथ साथ दो तीन और चीजों की भी बात करता हूं। एआई के साथ वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, डेटा एनालिटिक्स का जमाना है और रोबोट टेक्निक का जमाना है, जिसने पत्रकारिता के स्वरूप को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। एआई के कारण, किसी पत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दिन एक अखबार पढ़ रहा था, समाचार पत्र, उसमें लिखा था अगर आपको इसके लिए और अच्छा लेख चाहे तो मैं बनाकर दे सकता हूँ। शायद वो जब कटिंग कर रहे थे, उसमें लगा रहे थे, तो शायद वो नीचे वाली लाइन उसको हटाना भूल गए और वो वैसे का वैसा वहां पर छप गया। हमारी पत्रकारिता की आज जो दुर्गति है वो इस हद तक पहुंच चुकी है और वो राष्ट्रीय स्तर का अखबार है। नाम बताना उचित नहीं है, ना मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे कुछ भला नहीं होगा, लेकिन जो हम पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए सोचने का समय भी है। कुछ पत्रों ने तो ये कह दिया है कि आप हमारे चैट बॉक्स में सारी न्यूज भेजिए, हमारा चैट बॉक्स अपने आप चीजों को निर्धारित कर लेगा और उसके बाद में वो सूचना का प्रसार करेगा, यानी कि हम हमारे पत्रों में उसके माध्यम से स्थान देंगे। और इसलिए जो समस्या पैदा हुई है वो समस्या मौलिकता की और भावनात्मकता की अनुपस्थिति की समस्या पैदा हुई। डीप फेक एक नया जो करिश्मा है एआई का, वो भी सामने आया है। डीप फेक एंड फेक न्यूज, they have become the buzzwords of today's news world। जब डीप फेक की बात करते हैं, आप सुनते हैं रेडियो सत्य और असत्य में भेद करना मुश्किल हो गया है। उसी बोली में आपकी पूरी चीजों के साथ आपका वीडियो प्रस्तुत कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि वास्तव में ये मेरा है या किसी दूसरे के द्वारा बोला गया है। आज के पत्रकारों के समक्ष, हम लोगों के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा जीवन, अपना प्रारंभिक जीवन पत्रकारिता के क्षेत्र में निकाला। हालांकि संपूर्ण रूप से पत्रकारिता का पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन एक एजेंसी से जुड़ा रहा जो बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी मानी जाती है, उसके लिए लिखता रहा और हमेशा इस बात के लिए प्रयास करता रहा कि जिस भी न्यूज का वर्णन करूं उसमें मेरी मौलिकता का रिफ्लेक्शन जरूर हो। कोई दूसरा आदमी एक शब्द भी ये नहीं कह सके कि ये मेरे से लिया गया शब्द है, और ऐसा करता था, कई बार आवश्यक होता था तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखने का प्रयास करता था। ये प्रवृत्ति चली गई है। आज हम उधार की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। पत्रकारिता, जिसको इंटेलेक्चुअलिज्म कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि सेल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, क्या वो गायब होता जा रहा है? अगर गायब होता जा रहा है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जमाना एआई का है। एआई हम सबको कवर करने वाली है, मान के चलिए, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मेडिकल हो, लेकिन उनके दुष्परिणामों को उसका यूज करना है। हम एआई से बच नहीं सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन जो उसकी बुराइयां हैं उनका निदान किस तरह से होगा उसके संबंध में भी सोचना पड़ेगा। डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो अभी तक जो हमारे पत्रकारिता में होता है, अब पत्रकारिता सिर्फ सतही रिपोर्टिंग नहीं रह जाएगी। आपने देखा कोविड-19 के दौरान हमारे पास इतने डेटा उपलब्ध थे जिसके आधार पर भारत विश्व को ये कह सका कि हमें आपसे कोई आवश्यकता नहीं लेने की, हम आपको दे सकते हैं। भारत ने दिया। उसके लिए भी किसी पत्रकार के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से इस तरह की प्रशंसा नहीं की गई कि भारत राष्ट्र ऐसा भी कर सकता है, बल्कि यही कहा गया कि जो दवाइयों का निर्माण हो रहा है वो दवाइयां अप टू द मार्क नहीं है, और वह हमारे मीडिया के समाचारों में बहुत प्रमुखता के साथ छपी। क्या हमें इन सब चीजों का आकलन करके नहीं देखना चाहिए था कि वास्तविकता क्या है? और जब डेटा एनालिटिक्स का जमाना है तो इस तरह की
फेक न्यूज का आना अब संभव नहीं होगा। ऐसी न्यूज जो सिर्फ भावनाओं के आधार पर, जिनका बेस सिर्फ आइडियोलॉजिकल होता है, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म या कॉलोनाइज्ड माइंड्स, वो पत्रकारिता अब नहीं चलेगी। इस संदर्भ में भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में डेटा का एनालिसिस तो होगा, लेकिन अगर डेटा चयन पक्षपातपूर्ण रहा तो फिर पत्रकारिता में बहुत बड़ी त्रुटियां होने की संभावना है। और इस संकट को भी हमें हमारे सामने रख करके सोचना पड़ेगा। मित्रों, रोबोटिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहां पत्रकार आज जा भी नहीं पाता है। रोबोट के माध्यम से अब सारी सूचनाओं का भूकंपग्रस्त एरिया है, पत्रकार नहीं जा पाएगा। व्यक्तिगत रूप से रोबोट के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया जाएगा, प्रचार होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि क्या पत्रकारिता का आधार सिर्फ सूचना प्रदान करना है? भावनात्मक शून्यता पत्रकारिता में पैदा होगी, जो संभवतः हम किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी। ये भी बहुत बड़ी चुनौती पत्रकारिता के समक्ष है। भारतीय पत्रकारिता ही नहीं बल्कि विश्व की पत्रकारिता के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, इसको भी सामने रखना होगा। और वर्चुअल रियलिटी, जब हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो आज हमारे पास माध्यम है, और जब माध्यम की बात करते हैं तो सुनने का माध्यम है या देखने का माध्यम है। हम न्यूज को देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन अब जब वर्चुअल रियलिटी की बात करेंगे तो एक इस तरह का परिषद या परिक्षेत्र निर्मित कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आदमी ये महसूस करेगा, अगर भूकंप की न्यूज है तो भूकंप के एरिया से, और बाढ़ की न्यूज है तो बाढ़ के एरिया से, और उसको यही अनुभव होगा कि जैसे वो बाढ़ वालों के साथ खड़े होकर के बात कर रहा है, बाढ़ग्रस्त लोगों के साथ खड़े होकर के बात कर रहा है। इस तरह की पत्रकारिता भी इसके माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से संभव हो पाएगी। और इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए कि आने वाला समय इमर्सिव जर्नलिज्म का है, अनुभवनात्मक पत्रकारिता का है। यह पत्रकारिता हमारे लिए किस तरह से एक चुनौती होगी या किस तरह से एक वरदान साबित होगा, किस तरह से हम अपने आप को इस पत्रकारिता के अनुरूप ढाल पाएंगे, ये हमको सुनिश्चित करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और मित्रों, जब मैं समाधान की तरफ देखता हूं, इन सब चीजों के समाधान की तरफ, तो मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमें हमारे जो पत्रकारिता के पुराने आदर्श थे उनकी तरफ लौटना होगा। हम कर रहे हैं क्रियान्वयन, लेकिन फिर भी क्रियान्वयन अधूरा है। हमारी सब बातों के लिए अगर हमारी पत्रकारिता धर्म आधारित रही, अगर हमारी पत्रकारिता लोकहित से प्रेरित है, अगर हमारी पत्रकारिता सत्य बोलने की आदि है, अगर हमारी पत्रकारिता प्रशासन को भी चुनौती दे सकती है, जनता के लिए, जनहित के लिए, लोकहित के लिए, तो वही पत्रकारिता के सच्चे आदर्श भी होंगे। और सकारात्मक पत्रकारिता हमें सही राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ा सकेगी, ले जा सकेगी। धन्यवाद, आभार। आप सबने बुलाया और ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से लालवानी साहब का और भाई साहब का आभारी हूँ कि सुनील जी भाई साहब का, कि उन्होंने ये कहा कि मुझे आना ही है, और इसलिए मैंने निश्चय किया मैं यही रहूंगा। आप सबका एक बार पुनः आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपने पत्रकारिता कल, आज और कल इस विषय को गागर में सागर के रूप में समाया है।